दोस्तों, किसी से वायदा करना गलत बात नहीं है, प्रॉमिस करना गलत नहीं है, लेकिन वायदा पूरा ना करना, प्रॉमिस फुलफिल ना करना, कहीं ना कहीं आपकी जो साख है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल जरूर उठाता है। और ये बात आज मैंने इसलिए कही क्योंकि आज मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री, बतौर प्राइम मिनिस्टर 11वीं बार फॉर द 11th टाइम लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। आज 11वीं बार वो लाल किले से बोले और हमेशा की तरह कई वायदे किए, कई सपने दिखाए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। अब दोस्तों, मोदी जी ने कोई नई बात नहीं की। वो काफी समय से कहते आए हैं कि भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेगा और जल्दी अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरा नंबर हासिल करके रहेगा। अगर आप ये चार्ट देखें तो जापान 4000 पर है, जर्मनी 45 पर है, भारत 4000 पर है। यानी जापान और जर्मनी को लांघना, तीसरी शक्ति बनना कोई बड़ी बात नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी की सरपरस्ती में भारत जल्दी चीन को भी पीछे छोड़ देगा या चीन के भी बराबर आ सकता है, क्योंकि असली अंतर भारत और चीन की इकॉनमी में, एक तकरीबन 4000 पर है, दूसरा 18,000 बिलियन डॉलर पर है। अब दोस्तों, भारत और चीन के बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक, आज 11वीं बार वो बोले, इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बहुत सी बातें की, बड़ी बड़ी बातें की। एक उन्होंने प्रोजेक्ट बताया था कि भारत बहुत जल्द एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने जा रहा है, एक उत्पादन का केंद्र बनने जा रहा है चीन की तरह, और पूरे देश भर में कारखाने ही कारखाने लगेंगे, रोजगार ही रोजगार होगा। और तब उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया मेक इन इंडिया, और एक शेर ढूंढ के लाए जो इसका लोगो था। सवाल इस बात का है, कितने कारखाने लगे, कितने रोजगार का सृजन किया मोदी जी ने, और ये जो मेक इन इंडिया का शेर है, ये कहां है? अब मेक इन इंडिया की तरह मोदी जी ने एक और सपना दिखाया, लाल किले से, कई मंचों से बार बार सपना दिखाया, और ये सपना था कि भारत बहुत जल्द इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन के इमर्ज होगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, चीन को पीछे छोड़ देगा, सुपर पावर बनेगा डिजिटल दुनिया में। और तब उन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की तरह डिजिटल इंडिया, और ये वादा किया कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये हिंदुस्तान की तकदीर को बदल देगा। सवाल ये कि उस डिजिटल इंडिया के वायदे का क्या हुआ? एक्सपर्ट के साथ मैं आगे डिस्कस करूंगा इसे। अब दोस्तों, सवाल ये है कि भारत ने इन 10 वर्षों में मेक इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन की, कारखाने लगाने की रेस जीती या नहीं जीती, डिजिटल इंडिया की रेस जीती या नहीं जीती मोदी जी की सरपरस्ती में। लेकिन एक रेस जीती है, और वो रेस है बिलियनियर्स बनने की, खरबपति बनाने में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अगर आप ताज़ी लिस्ट देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त 200 बिलियनियर्स हैं। जी हाँ, अडानी अंबानी की तरह 200 बिलियनर्स हैं भारत में। नंबर 3 पायदान पे खड़ा है, और लोग कह रहे हैं कि जल्दी चीन को भी पीछे छोड़ सकता है, जिस तरह से हिंदुस्तान एक क्रोनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनता जा रहा है, जहां पर जो पैसा है चंद लोगों के हाथों में जा रहा है। तो एक तरफ बिलियनर्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब वो बढ़ रहे हैं। तकरीबन 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। तो एक तरफ सबसे ज़्यादा खरबपति हैं और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा गरीब हैं, जिसमें 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यानी इन 10 वर्षों में अमीर और गरीब के बीच में खाई इतनी गहरी हुई है जो 78 साल में नहीं हुई थी। अब दोस्तों, ये हकीकत है कि देश बहुत बड़ा है, आबादी सबसे ज़्यादा है दुनिया में, चीन से ज़्यादा आबादी है,
प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है अगर कि हम 10 साल देखें मोदी जी के, 2 बड़े चैलेंजेस हैं, 2 इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जिनके सॉल्यूशन मोदी जी के पास भी नहीं। एक है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेतहाशा बेरोजगारी, कल्पना के परे स्थिति, खासकर छोटे शहरों में, कस्बों में। और दूसरी प्रॉब्लम है राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, यानी आमदनी को लेकर गहराती असमानता, अमीर गरीब के बीच बढ़ती दूरियां। एक तरफ बिलियनर्स का क्लब है चंद लोगों का, और दूसरी तरफ 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जहां खाना भी नहीं मिल रहा, मुफ्त खाना दिया जा रहा है उनको। तो ये एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी, असमानता है देश में। और शायद इसीलिए एक सवाल है, बड़ा सवाल, हो सकता है किसी को चुप भी जाए। सवाल यह है कि इन 10 बरसों में लाल किले पर चढ़कर मोदी जी सिर्फ पगड़ी बदलते रहे, सिर्फ पगड़ी बदलते रहे, या उन्होंने देश के हालात भी बदले? कितना बदले, आगे डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर मैं आपको मुबारकबाद देना भूल गया, तो सबसे पहले फिर से, हालांकि कल मैंने आपको वीडियो में दिया था, अग्रिम मुबारकबाद दी थी, एडवांस, फिर से एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो डिबेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसे आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल से जुड़ा है। कुछ डिबेट्स होते हैं जो राजनीति से जुड़े रहते हैं, कुछ डिबेट्स होते हैं जो आपके परिवार, आपके भविष्य, उससे जुड़े होते हैं। आज का जो डिबेट है कुछ ऐसा ही है। कुछ हो सकता है दिक्कतें आएँ आपको समझने में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आसानी से चीज़ों को सामने रखूं, चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या हो, चाहे वो और जो बढ़ती दिक्कतें हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी दुनिया में, उसका जिक्र हो। कोशिश है भारत की जो स्थिति है अंदर की, द प्रॉब्लम इनसाइड, उसको मैंने सामने रखने की आज कोशिश की है। 3 एक्सपर्ट हैं और तीनों ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं, वाकई आप एक्सपर्ट्स कह सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा होंगे। संतोष मेहरोत्रा इस देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया के साथ, मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने काम किया है, इकोनॉमी को समझते हैं, गहरे तक समझते हैं। यूके से लौटे हैं लेक्चर करके, आज मैंने उनको बुलाया है। हमारे साथ अरुण कुमार अग्रवाल हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना भी मामला था उसके पिटिशनर हैं और कॉरपोरेट करप्शन पे एक गहरी पैठ रखते हैं। और हमारे साथ शिक्षाविद IITian संदीप मनुधने हैं जो इंदौर से जुड़ रहे हैं। वो भी आपको देश की दिक्कतें और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये देश कैसे आगे बढ़ सकता है, उस पर बहुत कुछ बताएंगे। आखिर तक सुनिएगा, बहस अहमियत रखती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर मेहरोत्रा से ही होगा। मेहरोत्रा साहब, आपने तो मनमोहन सिंह सरकार में काम किया, इकोनॉमी को समझा, बारीकियों को समझा, और 11 साल 10 साल मोदी की इकोनॉमी को भी देखा है। क्या देश आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है? इकोनॉमी का हाल क्या है? क्या वाकई बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई जो है वो परेशान कर रही है, और हमारे यहाँ जो गरीबी है, एक बहुत बड़ी असमानता है। एक तरफ देश में बिलियनर्स की गिनती है, दुनिया का तीसरा देश है भारत जहां सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना दे रही है सरकार। बड़ी सीधी सी बात यह है कि हम इतने गरीब देश हैं कि हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है कि हम बहुत कम की, अगर विकास दर की हमारी ग्रोथ रेट होगी तो हमारी ग्रोथ रेट 6-6.5% तो होगी। वो काफी नहीं होगी, पर्याप्त किसी भी हालत में नहीं होगी। हमको तो 8% से ऊपर की विकास दर मेंटेन करनी होगी अगले 15 साल। अगर वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो गरीबी हम कम नहीं कर पाएंगे, और तब तक हमारा लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो अंत हो जाएगा। हम एकमात्र देश एशिया में वो देश रह गए हैं दीपक जी जहां एक प्लानिंग बॉडी नहीं है। उसके ऊपर बेरोजगारी इस बेइंतहा तौर से बढ़ी है, और डींगे इतनी कि हम तो पिछले 4 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा कर। अरे भाई, जब पूरा दुनिया कोविड में से जूझ रहा था, आप 8 करोड़ रोजगार पैदा कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल। आप असलियत में कर ये रहे थे
मैं असलियत उसकी बात आपको बता देता हूं। इस 8 जी। करोड़ की जो आंकड़ा है, असलियत ये है कि इन्होंने 6 करोड़ लोगों को वापस कृषि में भेज दिया, कृषि में भेज दिया है। नेशनल लॉकडाउन एट 4 आवर्स नोटिस, द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट कॉन्ट्रैक्ट हुई वो डबल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो उसकी वजह से मतलब आप संतोष जी ये कह रहे हैं कि ये जो 8 करोड़ का डेटा है ये गलत है। दरअसल जमीनी सच्चाई ये है कि 6 करोड़ लोग शहर के कारखानों से निकलकर गांव वापस चले गए जी, और वहां किसी तरीके से रो पीट करके काम चला रहे हैं, और उसकी ये छाती ठोक ठोक करके बता रहे हैं कि देखो हमने 8 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया। अरे भाई, वो यहां से रोजगार खो करके गए हैं बेचारे, आपने उनको वापस धकेल दिया है, और आप यहाँ रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से वो वापस नहीं आ रहे हैं। और महिलाएं जो बेचारी बच्चियां पढ़ी लिखी चली जा रही हैं, पिछले 10-15 साल से बड़ी तेजी से पढ़ी लिखी चली जा रही हैं, वो बच्चियां बेचारी घर में पिस रही हैं, और बल्कि उनकी माएं अब वापस खेती में जुट रही। हद ही है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रोफेसर मेहरोत्रा प्लानिंग कमीशन में रहे, मनमोहन सिंह सरकार में मोंटेक अहलुवालिया के साथ काम करते थे। मैं इनसे आऊंगा जरा सवाल पूछने। मैं जरा अरुण जी के पास जा रहा हूं। अरुण जी, आपने एक उम्र गुजारी करप्शन से लड़ने में, वो चाहे शेयर मार्केट का हो या कॉर्पोरेट का हो। मोदी जी का ये कहना है, मोदी जी का कहना है कि ये जो 10 साल थे और 11वें की तरफ वो बढ़ गए, इन बरसों में करप्शन को जीरो कर दिया, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। भ्रष्टाचार को गर्दन से मोदी जी ने पकड़ा है और गर्दन पे फंदा कसा है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। मोदी जी और उनके मंत्रियों का कहना है कि आज की तारीख में देश में किसी तरह का बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं। उनका कहना गलत है। आज आप उनके स्पीच को ही सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि अब मैं ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पहले आप ईमानदारी से नहीं लड़ रहे थे, बेईमानी से लड़ रहे थे। वो प्रीफेस किए हैं इस बार ईमानदारी से। वो जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे वो पॉलिटिकल करप्शन से ही खाली लड़ रहे थे। मान ले 1 मिनट के लिए कि 100 करोड़ रुपया आप पार्टी ने इलेक्शन में जनरेट किया, क्या ईडी के पास इतना फालतू समय है कि 100 करोड़ के पीछे जाए? और वो जो 25 लाख करोड़ में आप समझिए कि कम से कम जो कि बैंकों ने माफ किया, वो कम से कम उसके अंदर में 15 लाख करोड़ ऐसा है जो बेईमानी का पैसा है, उसको ये ट्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो करप्शन का जो मेन फिगर है, अपार्ट फ्रॉम कि जो अडानी का जो ये इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं कि किस तरह से पूरा शेयर मार्केट, देखिए हुआ क्या है, जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों के पास कुछ काम नहीं था, तो जो 2-3 करोड़ लोग जो शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट्स थे वो बढ़ के हो गए 12 करोड़ 14 करोड़। अब लोगों को ये आदत हो गई कि घर बैठे खाली जो है दाम बढ़ता गया शेयर का, और ये सब अपने को तीसमार खां समझते गए, और यही हुआ कि सारी कमाई जो कि एक कोई शेयर का दाम मान ले 400 रुपये था, वो स्केर्सिटी के कारण 800 रुपये हो गया। तो ये जो अनरियल बेगर प्रोडक्शन की कमाई को ये कमाई मानने लगे, तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं। जितने आपके एसेट्स थे उसी पीरियड में आपने दे दिए अडानी को। तो ये जो पूरा करप्शन का दौर चला कि बड़े कॉरपोरेट को छोड़ दो, जो पैसा लेके भाग गया उसको छोड़ दो, लेकिन जो पॉलिटिकल करप्शन है वो भी सेलेक्टिव, जो हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी के जो आना नहीं चाहते उनको जो है पकड़ के अंदर करो और ये दिखाओ कि देखो हम करप्शन में कितने आगे हैं। 2 चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया, एक चीफ मिनिस्टर की बेटी को अंदर कर दिया। तो ये जो है जो करप्शन से ये लड़ाई किए हैं जी, ये ठीक उसका उल्टा है। ये करप्शन को प्रमोट किए हैं कि तुम करप्शन करो, हमारी पार्टी में मिल जाओ, कुछ नहीं होगा। तो मैं अरुण जी, ये जो
मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सवाल और इम्पोर्टेंट आपसे इसी पे पूछने में आ रहा हूँ। मैं संदीप जी को जोड़ना चाह रहा हूँ, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा, अरुण जी के पास आऊंगा। संदीप जी, मोदी जी और मोदी जी के सपोर्टर्स का ये कहना था कि भाई हिंदुस्तान चीन से कम्पीट कर रहा है और जल्दी हम चीन के बराबर आकर खड़े हो जाएंगे। ये 2014 में बातें सुनने को आती थी कि मोदी जी इस देश की पूरी काया पलट करने जा रहे हैं। किसानों की आमदनी 2 गुना होगी, 3 गुना होगी, बेरोजगारी हर साल 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार हो, बहुत सी चीजें थी, डिजिटल इंडिया था, मेक इन इंडिया था। आपको क्या लगता है कि चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो, हमारे कारखाने हो, हम आगे बढ़ने की जगह क्या पीछे गए हैं? और ये जो 10 साल हैं, क्या ये 10 साल हमने वेस्ट किए हैं या इनको यूटिलाइज किया? दीपक जी, ऐसा कहते हैं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। जी, मोदी जी 2014 से हर साल एक सोने की नई फ्रेम उस आईने पे चढ़ाते जा रहे हैं, लाल किले पर, और वो इस उम्मीद के उसके ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं। और वो 11 फ्रेम चढ़ा चुके हैं उस आईने पर, और 11 बार लाल किले की प्राचीर पे भी चढ़ चुके हैं, और हर बार उनको लगता है कि जनता उस आईने में सच्चाई के अलावा कुछ देख लेगी। लेकिन अब वो आईना सिर्फ सच दिखा रहा है। तो 11 साल कम तो होते नहीं। भारत जैसे अति विविध, अति विशाल देश के लिए 11 साल तो किसी राजा के लिए कम होते नहीं। मोदी जी तो राजा ही हैं। 5 बड़ी चीजें जो पिछले 11 साल में हुई, 1 2 3 4 5 आपको बता देता हूं, जो मैंने बहुत बारीकी से देखा, और ये पांचों ही गड़बड़ है। नंबर 1, हमारा सामाजिक सौहार्द तबाह कर दिया गया और समाज का सांप्रदायिकरण कर दिया गया, नस नस में गुस्सा भर दिया गया है, और इसके लिए हजारों करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए गए, आज भी किए जा रहे हैं, जिससे समाज रिवर्स गियर में चला गया है, और उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्राइस, इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। सामाजिक ताना बाना आप कह रहे हैं रिवर्स गियर में गया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, बस्ट हो चुका है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जबरदस्त तरीके से गिरा है। हर जिले में सरकार को नई नई फैक्ट्रियों के खोलने पे ध्यान लगाना था, तो मैन्युफैक्चरिंग को 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने लाल किले से वादा किया था, जीडीपी का 25% कर दूंगा 2022 तक। इंडस्ट्री तो उससे भी ज्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग अकेली। आज मैन्युफैक्चरिंग 14.5% पे आके अटका हुआ है आफ्टर 11 इयर्स ऑफ मेक इन इंडिया, और उसमें मिलने वाली नौकरियां पहले से घट गई हैं। दुनिया का कोई भी देश प्रगत, औद्योगिक, एडवांस नहीं बना है आज तक जिसने मैसिव इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की है। इंडिया ने वो पूरी स्टेप स्किप करके सीधे सर्विसेज में हम घुस गए, जो भारत के लिए सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि वो अच्छा है, आप आईटी कीजिए, एआई कीजिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाइए, लेकिन वो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ नौकरियां हैं जी, 10 15 20 करोड़ नौकरियां नहीं है। तीसरा बड़ा जो रिवर्स गियर लगा इस देश को पिछले 11 साल में, हमारा फॉरेन पॉलिसी का सेटबैक इतना प्रोनाउंस्ड हो चुका है, हमने पूरा दक्षिण एशिया खो दिया है। बांग्लादेश के डिजास्टर के बाद मुझे और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षेश में भारत का सिक्का चलता था, 2015 की काठमांडू समिट के बाद वो तबाह हो चुका। ये सारे देश जो हमारे दोस्त थे, या एक देश शत्रु था, पाकिस्तान, अब ये सारे या तो शत्रु हो गए, या न्यूट्रल हो गए, या हमारे प्रति अब उनकी कोई रुचि नहीं रह गई। मतलब आप कह रहे हैं, संदीप जी, आप नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो था ही था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सबसे संबंध पहले जैसे नहीं है, आप ये कह रहे हैं? संबंध न केवल पहले जैसे नहीं है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। चौथा, हम चीन को बीट कर देंगे, ये सपना हर भारतीय का है, लेकिन पिछले 11 साल में देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ी है, अब यह सपना अगले 25 सालों में पूरा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगले 25 साल 4 ट्रिलियन, मतलब 25 साल में भी उसके बराबर आ गए तो हम खुशकिस्मत समझें खुद को। हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो आज की तारीख में 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, और वो जिस गति से न्यू एज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम अभी दूर दूर तक भी उसके पास नहीं है। चौथी,
और पांचवा रिवर्स गियर जो लगा है, जिसे मैं सबसे घातक मानता हूं देश के लिए, जो खुली किताब है सबके सामने, अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने हाल के लेख में बताया कि इंडिया इज नाउ अ विक्टिम ऑफ 2A स्टिग्मेटाइज्ड कैपिटलिज्म। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर आरोप है? अडानी अंबानी को पूरा अर्थतंत्र सौंप देना, सरकारी नीतियां उन दो घरानों के हिसाब से बनाना, उससे हुआ यह है दीपक जी, बाकी बड़े कॉरपोरेट्स के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट गए हैं भारत में। क्योंकि यदि आपकी कोई कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो ये मान लीजिए वो कंपनी तो गई आपके हाथ से। मुझे उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं है, पिछले 5 सालों में सीमेंट कंपनियों का क्या हुआ, एयरपोर्ट्स का क्या हुआ, पोर्ट्स का क्या हुआ, टेलीकॉम का क्या हुआ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या हुआ, यही 25 उदाहरण गिना दूंगा मैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट आप मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं दोस्तों के लिए। संदीप मनुधने IITian हैं, शिक्षाविद हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कंपनी हिंदुस्तान में खड़ी करी, उसमें थोड़ा सा मुनाफा होने लगा तो अडानी अंबानी उसको खा जाएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? खाने के तरीके होते हैं, खाने के तरीके होते हैं। आपकी स्केल 5-10 हजार करोड़ रेवेन्यू की कम से कम हो, उसके बाद उस सेक्टर में आगे की ग्रोथ दिखाई देती हो, उनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ सिनर्जी हो, तो या तो कोई फ्री प्रोडक्ट लेके उतर आएंगे, जैसे जियो आया और सबको तबाह कर दिया रेगुलेटरी लॉस के खिलाफ जाते हुए, लेकिन रेगुलेटर उसके लिए तालियां बजाता रहा, जबकि वो इलीगल था ऐसा करना, और फिर वो आपको एक ऑफर देंगे और आपकी कंपनी टेक ओवर हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले 8 साल के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं। अब अगर 11 साल में हमने ये 5 रिवर्स गियर देखे हैं, तो एक भारतीय होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते मुझे चिंता होती है कि जुमलों के परे सच्चाई ये है। सच्चाई, जुमलों के परे सच्चाई है। मैं आ रहा हूं, आंखें खोली आपने। प्रोफेसर साहब, अब देखिए, ये तो संदीप जी ने बताया, पहले आपने बताया, अरुण जी ने बताया कि भाई यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ऐसा इकोनॉमिस्ट कि भाई मोदी जी, संतोष जी, प्रोफेसर साहब, मोदी जी गलती कहां कहां कर गए? मोदी जी से गलती कहां हो गई कि ये हालत ये हो गई, हालात ये हो गए? मैं गलतियां जानना चाह रहा हूं। गलती शुरू हुई एंटायर पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि सारे इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस जो हैं हमारे देश में, संदीप जी ने बहुत सही समझाया, ऐसा कोई आर्थिक निर्णय नहीं है हमारे देश में जो राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ना किया गया हो। मुझे ऐसा कोई नहीं, एक भी नहीं। मैं, संदीप जी ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मैन्युफैक्चरिंग में अब ये वापस आऊंगा, मगर पहले आप जो मैंने बात शुरू करी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। याद करिए, नोटबंदी करी गई 8 नवंबर 2016 को, किस लिए करी गई? क्योंकि यूपी का इलेक्शन मायावती और अखिलेश को सबक सिखाने के लिए। जी, सबक सिखाया गया और हम जीत गए, और उसके बाद से हम तो वहां पर हावी हैं। अब वो बात अलग है कि वहां योगी जी हावी हो गए हैं, अब योगी जी नाक में डंडा किए, खैर वो बात छोड़िए उसको। गलतियां कहाँ हुई मोदी से? जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए, गलतियां इसलिए होती हैं जब आपके पास स्वयं मादा नहीं है। आप समझते हैं कि आपके पास मादा है, और आप संस्थागत जो एक रणनीति बना करके आगे बढ़ने को, देश को विकसित बनाने के लिए जो एक संस्थागत तरीका होता है, इतने महाकाय देश में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में, इतने विविधतापूर्ण देश में आप प्लानिंग के बिना काम कर ही नहीं सकते। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग, और खासतौर से लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे जो इन्होंने आघात किए, वो दो एक के बाद एक पॉलिसी इंड्यूस्ड शॉक, जीएसटी और नोटबंदी जो इन्होंने की, उससे असंगठित क्षेत्र पे बेइंतहा नकारात्मक असर हुआ, जिससे रोजगार भयंकर रूप से गया। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी अग्रवाल साहब ने भी बात करी, संदीप जी ने भी बात करी, बड़ी बड़ी कंपनियां रोजगार पैदा नहीं करती। अधिकतर रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में, और गैर कृषि क्षेत्र में ही हमारे देश के युवा बच्चे, छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं। वही जो मैंने कहा था, 2004 और 14 के बीच में 75 लाख रोजगार नया गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था, वो वही छोटी छोटी कर रही थी, बड़ी बड़ी नहीं कर रही थी। अच्छा, तो और फिर तीसरी गलती,
तीसरी गलती ये हुई कि इन्होंने, क्योंकि ये नहीं सोचा कि जीएसटी इतना बेहुदा किस्म का इन्होंने लागू किया, इतना बेहुदा किस्म का। विजय केलकर जिनके संग मैं काम करता हूं, बड़े उच्च कोटि के अर्थशास्त्री रहे हैं, अब 80 साल से ऊपर के हो गए हैं, मगर उन्होंने जो 12 साल पहले एक रिपोर्ट लिखी थी, उसने ये बताया था कि 3 से ज्यादा रेट नहीं होनी चाहिए। ये 5-5 रेट लेकर के बैठे, 18%, इतना परसेंट, 28% ये कह रहे हैं। अरे साहब, मतलब बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया छोटी इकाइयों का। इसीलिए तो एक तो मतलब आपने एक आघात किया नोटबंदी करके छोटी इकाइयों पे। वो बेचारा छोटा दुकानदार, वो संगठित क्षेत्र में कैश में डीलिंग करता है, वो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, कभी सीए के पास नहीं गया, अब उसको हर महीने जाना पड़ता, बड़ी मुश्किल है उसकी, तो धज्जियां उड़ गई। और ये अभी, और इन्होंने आंकड़े नहीं जारी किए। संतोष जी, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं अरुण जी के पास आ रहा हूं। आपने कहा पहली बिजली गिरी नोटबंदी की, दूसरी बड़ी बिजली गिर गई जीएसटी की, ठीक है, और हमारी जो है अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। क्या इस देश में अर्थशास्त्री नहीं है? क्या मोदी जी राय नहीं ले सकते? तो मोदी जी राय क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि वो, भाई हम इंडिपेंडेंट राय देंगे, हम हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं करेंगे, हम देश के बारे में सोच करके राय देंगे, हम आम आदमी के बारे में, देश के बारे में सोच करके राय देंगे, जो हम तब देते थे। और हमें अगर कोई बात नहीं पसंद आती थी तो हम चाहे दबी जबान से, और मगर अंदर ही हम अपनी आवाज उठा देते थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वाले रह गए, केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले अर्थशास्त्री रह गए हैं। और मतलब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को मुझे झेलना पड़ता है और उनको उनकी धज्जियां उड़ानी पड़ती हैं। तो क्या आपका एक मानना है अर्थशास्त्री के तौर पे कि देश की वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर ये इकोनॉमिस्ट नहीं है? देखिए, ट्रेनिंग तो निर्मला जी की जेएनयू में हुई थी, एमए इकोनॉमिक्स किया था, एमफिल किया था, मगर देखिए किसी की कौन सा मिनिस्टर की औकात है भाई, जब आप एक प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त कर सकते? किसी मिनिस्टर की औकात है? किसी मिनिस्टर की औकात नहीं भाई। अरुण जी, क्या अरुण जी आपको लगता है, जो हमारे पैनलिस्ट संदीप जी ने भी कहा और प्रोफेसर साहब ने भी कहा, क्या अडानी, अंबानी, इस तरह के 2-3 घरानों के साथ जो ये जुगलबंदी है सरकार की सत्ता की, क्या ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है देश के लिए और उसके नीचे ढांचा चरमरा रहा है? अडानी और अंबानी के नीचे सारा ढांचा इस देश का, उद्योग जगत का, व्यापार का डगमगा रहा है। ये तो ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि जितने भी प्राइम एसेट्स हैं इस देश के, वो सारे इन लोगों को दे दिए गए, और हम बाकी जो लेबर का है उसको एकदम डिपेंडेंट कर दिया गया ग्रेन के ऊपर। तो इनको जो चीप लेबर चाहिए था, और उनके वोट के लिए ये हिंदुत्व को आगे किए और पैसा वहां से लिए। तो ये जो है कैपिटलिस्ट लोगों के ही, अगर आप याद करिए कि मोदी को आगे बढ़ाने में इन्हीं लोगों का रोल था। वो कहे कि अडवाणी के लिए पैसा नहीं देंगे, वी वांट मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। और इसमें सबसे आगे थे अनिल अंबानी, जिन्होंने अपना पूरा लाखों करोड़ डुबा दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिए ये कहां से आ रहे हैं, और ये सोचते हैं कि हम चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ रहते हैं तो हम बहुत काबिल हैं। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ पर समय भी कम है लेकिन मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह बार बार कहते हैं, जब भी व्यापार और बिजनेस की बात चलती है, मोदी और शाह कहते हैं कि देखिए हमारे समय में शेयर मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 70 साल के शेयर मार्केट आसमान छू रहा है। क्या शेयर मार्केट वाकई आसमान छू रहा है, या जो ताजा घोटाला हुआ है जिसमें सेबी की चेयरपर्सन और अडानी दुनिया भर के आरोप लगे, क्या शेयर मार्केट में घपले हो रहे हैं, या वाकई शेयर मार्केट आसमान छू रहा है अपने दम पर? नहीं, वो आपको हमने पहले भी बताया कि जो पहले 2 या 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, वो अब 14 करोड़ हो गए लॉकडाउन के अंदर में। तो सबको को कहीं से कमाई थी नहीं, तो सबने सोचा कि यार ये धंधा करके 15% 20% टर्नओवर पे कमाने से, उससे ज्यादा तो आप कमा नहीं सकते हैं। तो ये शेयर बाजार बड़ा अच्छा है, इसमें तो हमको 20% 25%
आ जा रहा है। अब वो एक तरफ तो वो आप देखेंगे कि जो छोटे कंपनियां हैं जिनके शेयर के वैल्यू आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वो ज्यादा बढ़े, तो सब कोई को बेगर काम किए हुए ये एसेट का जो इन्फ्लेशन हुआ, जो आपको जी हमने पहली बार बताया था कि जहां जी की प्राइस अर्निंग रेशियो 10 होना चाहिए तो वो हो गया 20 और 22, उसके कारण ये सारी इकोनॉमी चल रही है, लोगों का खर्चा चल रहा है। नहीं, एक बहुत चीज ज्यादा। जैसे जैसे अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी की हाँ कंपनी जो है उसका शेयर 3,000 के ऊपर है, 3,000 से। जी, क्या आपको लगता है उसकी वैल्यू 3,000 नहीं है, उसकी वैल्यू ये कम तो है? ये तो सभी लोग कहते हैं कि जो उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 300 है, जबकि वो होनी 300? चाहिए 10 या 15। जी, प्राइस अर्निंग रेशियो आप चले जाइए, सुचिता दलाल ने जब ये पहला हिंडनबर्ग वो हुआ था तो उसने जी उनके हस्बैंड ने सारे कंपनियों के प्राइस अर्निंग रेशियो दिए थे। एक और बात बताते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा था फैक्ट्री बनाने बैठाने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला, वो इन्वेस्टमेंट आपका गया। अच्छी अच्छी कंपनियां ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में छोड़ के चली गई। तो ये जो स्टॉक मार्केट का जो बूम है वो बहुत ज्यादा डोमेस्टिक पैसे के कारण है, और ये और कुछ नहीं, बहुत हद तक पॉन्जाई स्कीम है। संदीप जी, अंतिम सवाल मैं चाहूंगा वाइंड अप भी आप कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपने 5 कारण तो बताए, बेरोजगारी, महंगाई के अलावा क्या आपको लगता है जो अदालतें हैं वो भी कंप्रोमाइज हुई हैं, मीडिया कंप्रोमाइज हुई है, और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया उस पर भी एक बहुत बड़ा कैप्चर कर रखा है बीजेपी ने, मोदी जी ने? दीपक जी, जैसा कहते हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम तो गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इनकी पूरी राजनीति इस पे टिकी हुई है कि हर 24 घंटे में एक नई कहानी सामने ले आओ। ये आदमी पुरानी कहानी भूल जाए और उसको ऐसा उलझा दो कि वो नई कहानी में ही उलझ के रह जाए। सिर्फ ये चल रहा है पिछले 11 साल से। आप देखिएगा, बजट में टैक्सेशन को लेके पूरा मिडिल क्लास जो इनका सपोर्टर था चिल्ला पुकार मचाने पे आ गया था। एलटीसीजी घटाओ, एसटीसीजी घटाओ, मारोगे क्या, इंडेक्सेशन वापस लाओ। वो सारे मुद्दे ही खत्म हो गए जब से बांग्लादेश आया। आपने नोटिस किया? अब जैसे ही बांग्लादेश आया, हिंदुओं को बचाओ, सब भूल गए। एलटीसीजी, एसटीसीजी, इंडेक्सेशन। ये जो तरीका है नैरेटिव कंट्रोल करने का, इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मुद्दे आपके मेरे जीवन को, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वो डस्टबिन में चले जाते हैं। अब मैं समाप्त करते समय आपको यह बता दूं कि आज अगर मैं 5 चीजें बताऊं कि कहां गाड़ी और अटक रही है। जी हाँ, बता दीजिए जल्दी 2021 का डिजिटल सेंसस अभी तक आयोजित नहीं हुआ है। 2021 का सेंसस ही नहीं कराया और किसी को नहीं पता कब होगा। भारत 2011 के आंकड़ों पे चल रहा है। कैन यू बिलीव इट? और उससे होने वाली पॉलिसी इन्फर्मिटी, उस पे 25 बातें अखबारों में छप चुकी हैं। इस सरकार को अभी आज तक कोई मतलब, हो सकता है कल से सेंसस शुरू कर दे, मुझे नहीं पता। दूसरा मुद्दा यह है कि सोशल जस्टिस की सारी पॉलिसीज रिवर्स गियर में डाल दी गई हैं। रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस यानी दबे हुए तबकों के अपलिफ्टमेंट की पॉलिसीज पे भयंकर कुठाराघात हुआ है, और वो उन्होंने बहुत चतुराई से किया है। अब वो बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा, बट एससी एसटी ओबीसी के वर्गों के हितों को जिस तरह से इन्होंने कुचला है, वो तो पूरी पीएचडी थीसिस का अपना एक टॉपिक हो सकता है। तीसरा, नंबर 3, जो युवा 2014 में जो यूथ 18 से 30 साल की उम्र का था, जिसने बेइंतहा मोहब्बत मोदी जी को दी, वो आज 2024 में 30 से 40 साल का हो चुका है। उनमें से ज्यादातर आज भी बेरोजगार बैठे हैं। गांवों में शादियां नहीं हो रही लड़कों की, और नौकरी के नाम पे दे रहे हैं उनको अग्निवीर, और बता रहे हैं कि अग्निवीर से तो अच्छी स्कीम ही नहीं हो सकती कोई। ये एस्पिरेशनल यूथ होगा हमारा, तो फिर नतीजा वही होगा जो हो रहा है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इवेपोरेशन की बात अभी हुई थी, एंड टर्निंग ऑफ इट इनटू अ डिजास्टर। चौथी चीज, हमारा संघीय ढांचा तबाह हो चुका है। फेडरलिज्म हैज बीन सो बैडली हर्ट, और उसका मैं सिर्फ एक सिंपल सबूत दूंगा। डबल इंजन सरकार। हर बार जब ये लोग डबल इंजन सरकार बोलते हैं तो ये संविधान पे हथौड़े से प्रहार करते हैं, क्योंकि संविधान ये बोलता है कि केंद्र में भले ही अलग सरकार हो पार्टी की, राज्य में अलग हो, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों सामंजस्य से काम करेंगे।
ये हर चुनावी रैली में बोलते हैं डबल इंजन सरकार बनेगी तो राज्य आगे बढ़ेगा, नहीं तो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज अ पेटेंटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन थिंग टू स्टे, और ये तो इनका मेन फॉर्मूला बन चुका है 11 साल से। अब बताइए। और पांचवी बात, करप्शन खत्म हो गया, ये जो बोला जा रहा है दीपक जी, करप्शन खत्म नहीं हुआ है, करप्शन वही है, पहले से बढ़ गया है, और उसको स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। तो अब वो सूटकेस भर भर के नोट नहीं आ रहे हैं, अब सीधे चेक फट रहे हैं करप्शन के वाया एसबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड। इन हालातों में अगर दीपक जी आप या दर्शक वाकई ये सोच रहे हैं कि हम एक विकसित देश की तरफ अग्रसर हैं, हाँ, भारत का टॉप 5% वो विकसित ऑलरेडी हो चुका है, बाकी के 95% का मुझे नहीं पता। और अगर ये राजनीति 10 साल और ऐसी चल गई तो उसके बाद दीपक जी विकसित भारत कब बनेगा उसकी कल्पना भी कल्पना के परे हो जाएगी। कल्पना के परे। 5% जो है उनको फायदा मिला है, 95% के बारे में संदीप मनुधने ने कहा कि वो 95% को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, हाशिए पर रखा गया। अरुण अग्रवाल जी ने कहा कि कॉर्पोरेट करप्शन है, बड़े लेवल पर है, शेयर मार्केट पर भी बाजार, उन्होंने सवाल उठाए शेयर बाजार पर। और अर्थशास्त्री हमारे साथ जो संतोष मल्होत्रा जी थे, प्रोफेसर साहब का कहना है बहुत सी गलतियां हैं, वो गलतियां इन्होंने बनाई और कहीं ना कहीं दो बड़ी गलतियों की तरफ इशारा किया, एक नोटबंदी और एक जीएसटी, जहां से हालात बिगड़ने शुरू हुए। और तीसरा जिक्र इन्होंने लॉकडाउन का किया था कि जो शुरुआती लॉकडाउन था वो भी एक तरह का वज्रपात था अर्थव्यवस्था पर। आप तीनों खास मेहमान आए और मैं दोस्तों से कहूंगा कि रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन इनको, क्योंकि तीनों ही अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और इनको सुनना, मुझे लगता है कि अगर आपको एक तस्वीर जाननी है कि 2047 में क्या होगा, 2029 में क्या होगा, क्या भारत हिमालय के उस पार चीन को रेस में उसके मुकाबिल होगा या नहीं होगा, या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा नहीं बनेगा, इस पूरे डिबेट को आप रिकैप करके रिवाइंड करके सुन सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन मेहमानों को फिर से बुलाऊं और फिर से किसी न किसी मौके पर अर्थव्यवस्था और इंडियन इकोनॉमी, मोदी जी के जो 11 साल हैं उस पर चर्चा हो। थैंक यू सो मच अरुण जी, आप आए, आपने समय निकाला 15 अगस्त की शाम को। प्रोफेसर साहब, आप विदेश के दौरे से लौटे हैं और आपने बहुमूल्य समय दिया। और संदीप जी, आपके लिए हमेशा मैं शुक्रिया करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।